अध्याय 81 बुनकर की आंख। सनी ने पलकें झपकाईं। आपको एक स्मृति प्राप्त हुई है, इचोर की बूंद। एक क्षण रुको, एक क्षण रुको। एक महान शैतान। उसने घुटन भरी सांस ली। चार आत्मा कोर वाले दुर्स्वप्न प्राणी को शैतान कहा जाता था, जो खूंखार तानाशाह से बस एक वर्ग नीचे था। सिर्फ इसी बात से दुष्ट प्राचीन अंडा संभवतः कारापेस दानव से ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक चौंकाया वह थी उसका वर्ग नहीं, बल्कि उसका रैंक। दुर्स्वप्न मंत्र से संबंधित अधिकांश चीजों की गुणवत्ता एक समान पदानुक्रम का पालन करती है, सुप्त से जागृत, आरोही, पारलौकिक, सर्वोच्च, पवित्र और दिव्य तक। मनुष्य अब तक केवल पारलौकिक पद तक ही पहुंच पाए थे। इन नायकों को संत कहा जाता था, जिनमें से प्रत्येक के पास अकल्पनीय शक्ति थी और वे दुर्स्वप्न प्राणियों के विरुद्ध युद्ध में मानवता का नेतृत्व कर रहे थे। दुर्स्वप्न प्राणी भी इसी तरह एक दूसरे से अलग थे और उनकी शक्ति के 7 स्तर थे। बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में ये थे: सुप्त, जागृत, पतित, भ्रष्ट, महान, शापित और अपवित्र। इसलिए एक महान शैतान एक दुर्स्वप्न प्राणी था जिसके 4 आत्मा केंद्र थे, जिनमें से प्रत्येक महान श्रेणी का था। शक्ति के मामले में ये केंद्र सर्वोच्च आत्मा केंद्र के समान ही थे। अगर कोई मनुष्य चौथे दुर्स्वप्न को पार कर संतों से एक कदम ऊपर उठ पाता। ... सनी ने अभी अभी इंसानी हाथों से मारे गए सबसे शक्तिशाली दुर्स्वप्न जीवों में से एक को मार गिराया था। कम से कम जहां तक उसे पता था, महान शैतानों के खिलाफ जीत इतनी दुर्लभ थी कि उसका ऐतिहासिक महत्व था। ओह, क्या ही किस्मत थी कि एक बिल्कुल निरीह प्राणी मिला, फिर भी हजारों सालों की उपेक्षा के कारण पूरी तरह से जन्मा और कमजोर हो गया। और तो और, वह शायद अकेला जीवित इंसान था जो अंडे की भयानक जीवन चूसने वाली शक्तियों से आंशिक रूप से प्रतिरक्षित था। रुको, मुझे कितने छाया टुकड़े मिले। सनी को बहुत अधिक ताकतवर महसूस हुआ। बहुत अधिक ताकतवर। वह हर जागृत पशु को मारने पर 2 टुकड़े पाने का आदी था। इसलिए यह मान लेना उचित था कि एक पतित पशु उसे 4 टुकड़े देगा, एक भ्रष्ट पशु उसे 8 टुकड़े देगा और एक महान पशु उसे 16 टुकड़े देगा। इस धारणा की हास्यास्पदता को भूलकर कि एक सोया हुआ पशु कभी किसी महान पशु को मार पाएगा। हालांकि उस दुष्ट चोर पक्षी का बच्चा कोई जानवर नहीं, बल्कि एक शैतान था। उसके 4 कोर थे, तो 64 टुकड़े। सन्नी अचंभित होकर रून्स को बुला लाया। उत्तेजित अवस्था में उसने उस लगातार भूलने की आदत को भी नजरअंदाज कर दिया जिसने उसे पहले ऐसा करने से रोका था। छाया टुकड़े 196 1000 नंबर देखकर पहले तो वह खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर सनी की भौहें तन गईं। रुको, इसका कोई मतलब नहीं है। एशन बैरो आने से पहले मेरे पास 96 टुकड़े थे, अभी मुझे 64 मिले हैं, यानी 160। ये 36 टुकड़े कहाँ से आए? फलों से? बिल्कुल नहीं, हम इन्हें 1 हफ्ते से भी कम समय से खा रहे हैं, रोज एक फल। इतना पाने के लिए पूरा 1 महीना गुजर जाएगा, लेकिन इतना समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। हाँ, पिछले कुछ समय से उसकी याददाश्त थोड़ी अजीब हो गई थी। लेकिन सनी ने उस विसंगति पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से यह बहुत मुश्किल था। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही कम उसे समझ आता कि वह आखिर किस बारे में सोच रहा था। ओह, मैं क्या याद करने की कोशिश कर रहा था? छाया के टुकड़ों के बारे में कुछ। हाँ, कुछ मिनट बाद उसने अपनी कनपटियों पर मालिश की और निराशा में आह भरी। शायद मैं हिसाब लगा रहा था कि उस घिनौने अंडे को मारने से मुझे कितने टुकड़े मिले। 64 टुकड़े हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वाह, वह अपने पास आए छाया के टुकड़ों की अत्यधिक मात्रा का जश्न मनाने में अधिक समय व्यतीत करेगा, लेकिन एक और आश्चर्यजनक चीज उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। एक स्मृति। उसे दरअसल एक महान शैतान से एक स्मृति मिली थी, 4थी श्रेणी की एक असली, वास्तविक सर्वोच्च स्मृति। वह थी जबरदस्त। सनी ने एक बार फिर रून्स को बुलाया और अपनी यादों को देखा। यादें, सिल्वर बेल कठपुतली का कफन, मध्यरात्रि शॉट, इचोर की बूंद। जल्दी से उसने नए पर ध्यान केंद्रित किया। स्मृति, इचोर की बूंद, मेमोरी रैंक अज्ञात, मेमोरी प्रकार अज्ञात, स्मृति विवरण घृणित चोर पक्षी से देवताओं और अज्ञात दोनों को ही घृणा थी। हालांकि उसे केवल चमकदार चीजों की ही परवाह थी। वीव की खूबसूरत आंखों पर मोहित होकर उसने एक अंधेरी, तारों रहित रात में उनमें से एक चुरा ली। अधीर, वह नीच प्राणी उल्टे हुए भी अपनी प्रचुरता को देखता रहा। हालांकि जब उसने वीवर की पुतली की गहराई में अज्ञात का प्रतिबिंब हमेशा के लिए जमते देखा, तो वह पागल हो गया और चीखते हुए अपनी आंख नीचे नश्वर लोक पर गिरा दी।
उसकी लालची चोंच में बस शुद्ध सुनहरी रंजक की एक बूंद बची थी। सनी ने भौहें चढ़ाईं। वह क्या बकवास था, उसने कभी किसी अज्ञात पद और प्रकार वाली स्मृति के बारे में नहीं सुना था। ये कैसे संभव था? क्या जादू को सचमुच पता नहीं था या वह उसे बताने से ही इनकार कर रहा था? उसने ऐसा क्यों किया? और विवरण ही, ये कौन से शब्द थे जिनका अनुवाद नहीं हो पाया? उसने स्वचालित अनुवाद को छोड़कर रूनों को देखने की कोशिश की, लेकिन वे अनुवाद करने की उसकी क्षमता से बाहर थे। दरअसल उसने पहले कभी इस तरह के रून नहीं देखे थे। अजीब बात यह थी कि उन्हें पढ़ते हुए उसे चक्कर आने लगे और मतली आने लगी। ये तो बहुत बहुत अजीब है। इसके अलावा शर्मिंदगी के साथ सनी को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसे इचोर शब्द का मतलब नहीं पता था। ये तो उसकी शब्दावली में ही नहीं था। शायद अगर वह स्कूल जाता और दूसरे स्लीपर्स की तरह शिक्षा प्राप्त करता तो उसे पता होता। सनी 1-2 मिनट तक झिझका, फिर सावधानी से उस अजीब सी स्मृति को बुलाया। तुरंत उसके सामने हवा में प्रकाश की सुनहरी चिंगारियां प्रकट हुईं, जो मिलकर एक चमकदार सुनहरे तरल की गोलाकार बूंद में बदल गईं। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, स्पेल फिर बोल पड़ा। उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। वह लगभग उत्साहित था। तुम्हें एक बूंद इचोर मिला है। क्या तुम इसे पीना चाहोगे? सनी ने पलकें झपकाईं। उपभोग, एक स्मृति, चीजें और भी अजीब होती जा रही थीं। वह हिचकिचाया। अगर उसने इसे खा लिया तो क्या होगा? स्मृतियां जागृत लोगों को मंत्र द्वारा दिए गए पुरस्कार थे, इसलिए वे आमतौर पर उपयोगी होती थीं, बहुत कम ही बेकार और कभी हानिकारक नहीं। कम से कम ये तो आम बात थी। हालांकि ये तो असाधारण था, और यही वह मंत्र था जिसके बारे में वह बात कर रहा था। ये लानत चीज अप्रत्याशित तो थी ही, आमतौर पर विनाशकारी परिणामों के साथ। सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि सुनहरे द्रव को वापस उसके आत्मा सागर में डाल दिया जाए और उसे फिर कभी न छुआ जाए। लेकिन यह एक महान शैतान से मिली स्मृति थी। संभावना थी कि वह जीवन भर, यहाँ तक कि सपने में भी, ऐसी स्मृति कभी नहीं पकड़ पाएगा। सनी इस अवसर को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने अपने होंठ चाटे और कहा, हाँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। सुनहरा गोला सुंदर चमकदार तरल की 2 धाराओं में बढ़ गया। ये धाराएं हवा में बहकर सनी के चेहरे के पास पहुंची। उसने अपने गालों पर एक कोमल स्पर्श महसूस किया। फिर सुनहरा तरल उसकी आंखों तक पहुंचा और उनसे होकर बहता हुआ पुतलियों के माध्यम से उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया। जल्द ही वह चला गया। सनी स्तब्ध थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा। उसने अपने कांपते हाथों को अपने चेहरे पर उठाया, अंततः उसे कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल सनी ने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख निकाली। अकल्पनीय, अंधा कर देने वाला दर्द उसके पूरे शरीर को चीर गया। अध्याय 82 अज्ञात का भय। सनी चीखता हुआ मकड़ी के जाले की कोमल आगोश में समा गया। उसका पूरा शरीर भयानक दर्द से ऐंठ रहा था। असहनीय पीड़ा उसके तंत्रिका तंत्र में फैल गई। उसका मन यातनापूर्ण, असहनीय, भयावह पीड़ा की अंतहीन धारा में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की हर मांसपेशी, हर रेशा, हर अणु को चीरकर फिर से जोड़ा जा रहा हो और फिर से चीरकर अलग कर दिया जा रहा हो। खास तौर पर उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था मानो उनमें 2 सफेद गर्म धातु की छड़ें डाल दी गई हों, जिससे बाकी सारा दर्द फीका पड़ गया हो। या शायद वे खुद पिघली हुई धातु के जलते हुए गोले बन गए हों। उसने अपने चेहरे पर पंजों से वार किया, जिससे उस पर खून के निशान पड़ गए। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद वे किसी अनजानी शक्ति द्वारा मिटा दिए गए। उसकी आवाज़ भी जल्द ही चली गई, जिससे सनी के पास अपनी भयानक पीड़ा व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये प्रक्रिया उस सौम्य पुनर्जन्म के बिल्कुल विपरीत थी जो उसने पहले दुष्स्वप्न से गुजरने के बाद अनुभव किया था। ये हिंसक, निर्दयी और अप्राकृतिक थी, जिसने सनी के शरीर को जबरदस्ती उस रूप में बदल दिया जो उसे होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। इसे रोकने में असमर्थ सनी के पास इस पीड़ा को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह बस यही कोशिश कर सकता था कि दर्द से पागल न हो जाए। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उनके पीछे खून के निशान थे। यातना का कोई अंत नहीं था। ... फिर मानो अनंत काल बीत गया, दर्द कम हुआ और आखिरकार गायब हो गया। सनी मकड़ी के जाले के घने कालीन पर पड़ी रह गई, पूरी तरह से थकी हुई और क्षीण। उस सन्नाटे में, जो केवल उसकी कर्कश सांसों की ध्वनि से टूट रहा था, स्पेल की आवाज फुसफुसाई, आपने एक नया गुण प्राप्त कर लिया है।
आपकी एक विशेषता विकसित होने के लिए तैयार है। पब फ्यूचर विज्ञापन। तारांकन तारांकन तारांकन। सनी काफी देर तक बिना हिले डुले रहा, धीरे धीरे होश में आया। उस भयानक घटना की यादें अभी भी उसके मन में गूंज रही थी, जिससे वह बार बार सिहर उठता था। वह आंखें खोलकर अपने शरीर को देखने से डर रहा था, खुद को किसी भयावह घिनौने रूप में बदलते हुए देखने से डर रहा था। क्या मैं राक्षस बन गया हूँ? भय का एहसास होते ही सनी ने अपनी आंखें और कसकर बंद कर लीं। हालांकि उसे राक्षस जैसा महसूस नहीं हो रहा था। दरअसल उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था। उसे जो समझ आ रहा था, उसके पास अब भी 2 हाथ, 2 पैर और कोमल मानव त्वचा थी। उसकी ताकत और लचीलेपन में कोई बदलाव नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। चलो बस करो, घबराए हुए आह भरते हुए सनी ने आंखें खोली और खुद को देखा। सब कुछ वैसा ही था। उसने अपनी समझ बदली और परछाई के बीच से खुद को फिर से देखा। वह अभी भी इंसान था। खैर, कुछ तो बदला, पर वह उसे बयां नहीं कर पाया। मानो उसकी नज़र पहले से थोड़ी अलग हो गई थी। दुनिया किसी तरह और गहरी लग रही थी। सनी को यह फर्क सिर्फ अपनी और परछाई की नज़र के बीच के फर्क की वजह से ही महसूस हुआ। पहले वे कमोबेश एक जैसे थे। एक और की एक बूंद जो बुनकर की आंख से आई। उसने सावधानी से हाथ उठाया और अपनी आंखों को छुआ। उन्हें भी वैसा ही महसूस हुआ, लेकिन वे अलग भी थे। बस वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से। अपना हाथ नीचे करते हुए सनी ने अपनी एक उंगली पर खून की एक बूंद देखी। यह उसके गाल पर लगी एक छोटी सी खरोंच से आई थी, जो बाकी खरोंचों की तरह ठीक नहीं हुई थी। अपने खून की गहराई में सनी ने सुनहरी चमक की एक बमुश्किल दिखाई देने वाली झलक देखी। मानो सुनहरे तरल की वह दीप्तिमान बूंद जो उसने सोख ली थी, अब भी वहां थी। अब उसका एक हिस्सा पूरी तरह से घुलकर उसके अपने रक्त प्रवाह में समा गई थी। चमक इतनी फीकी थी कि वह उसे लगभग देख ही नहीं पाया था। सनी को संदेह था कि प्रकाश में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। मैंने अपने साथ क्या किया है? यही वह क्षण था जब उसकी नज़र गलती से कठपुतली के कफन पर पड़ी, और साथ ही वह उसकी सुनहरी चमक के बारे में भी सोच रहा था। सनी के दिमाग में कुछ बदलाव आया और अचानक उसे मेमोरी अलग नजर आने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धूसर कपड़े की सतह के नीचे 5 चलते अंगारे अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहे थे। उनमें से प्रत्येक कवच के विभिन्न भागों तक फैली अनगिनत हीरे की डोरियों के एक गठजोड़ और लंगर का प्रतिनिधित्व करता था, जो एक जटिल, विस्तृत, अप्रत्याशित पैटर्न बुन रहे थे। ये बहुत हद तक मंत्र के आंतरिक शून्य जैसा ही लग रहा था, केवल बहुत छोटे पैमाने पर। बहरहाल, सनी को ये जानकर हैरानी हुई कि उसे पैटर्न कुछ हद तक समझ आ गया था। नए नए सहज ज्ञान ने उसे तारों की अव्यवस्थित व्यवस्था के पीछे के तर्क को समझने में मदद की। हर मोड़ और घुमाव के पीछे एक निश्चित उद्देश्य। ये तार कुछ खास प्रभाव पैदा करने के लिए बनाए गए थे। टिकाऊपन, लचीलापन और एक और ज्यादा जटिल तरह की सुरक्षा। समझ का संकेत उसे स्वाभाविक रूप से मिला, मानो यह उसकी जन्मजात क्षमता थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुझे इस पर और अध्ययन करने की आवश्यकता है। कौतूहल और आशंका से भरा वह आत्मा सागर में उतरा। उसकी मन की आंखों के सामने शांत जल का एक जाना पहचाना सा अंधेरा विस्तार उभर आया। वहां छाया का केंद्र मंडरा रहा था। उसकी स्मृतियों के चमकते उपग्रह थे, और एक अजीब सा एहसास था कि उसकी दृष्टि की परिधि के ठीक बाहर कुछ हिल रहा है। आदतन सनी ने उस चीज को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, ये जानते हुए कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि इस बार उन्होंने ऐसा किया। चौंककर चीखते हुए सनी पीछे हट गया और अपना संतुलन खो बैठा। क्या बकवास है? असल में क्या बकवास है? बाहर अंधेरे में चमकती यादों की धुंधली रोशनी के किनारे निश्चल काली आकृतियां खड़ी थीं। वे परछाइयां थीं, उन जीवों की परछाइयां जिन्हें उसने मारा था। वहां एक परछाई थी जो चौड़े कंधों और खून से सनी पीठ वाले उस गुलाम जैसी थी, जिसका नाम सनी ने कभी जानने की जहमत नहीं उठाई थी। उसका रूप विकृत और भयावह था, क्योंकि वह एक पर्वतीय राजा के लावा का मेजबान बनकर एक खूनी जानवर में बदल गया था। उस लावा का फिर सनी ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पर्वतीय राजा की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी, बिल्कुल वैसी ही भयानक और घिनौनी जैसी वह तानाशाह जिंदा रहते हुए थी। सनी उस भयानक जीव के पंजों से बच निकलने की याद आते ही सिहर उठा। उस क्रूर दास व्यापारी की परछाई भी वहां थी, जिसने उसे कोड़े से मारा था, उस अत्याचारी के बगल में खड़ी थी। ये पहला और अब तक का एकमात्र इंसान था जिसकी जान सनी ने अपने ही हाथों ली थी। उसने मृत शरीर के जूते और लबादा भी चुरा लिया था। उनके दोनों ओर दूसरी परछाइयां थीं।
विशालकाय कवचधारी मेहतर चुपचाप खड़े थे, उनके पंजे जमीन पर टिके हुए थे। उनके बीच एक भयानक सेंचुरियन का क्रूर रूप दिखाई दे रहा था, जिसके चारों ओर विशालकाय सेंटीपीड, मांसाहारी कीड़ों की बलबनुमा गांठें और कुछ अजीबोगरीब आदमखोर फूल थे। सनी के हाथों गिरा हर प्राणी वहां एक परछाई के रूप में था, या यूं कहें कि हर प्राणी जिसकी परछाई के टुकड़े उसने सोख लिए थे। इस तथ्य के बावजूद कि परछाइयों की कोई आंखें नहीं थीं, वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वे सभी उसे घूर रही थीं। मौन, निश्चल, देखता हुआ, अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस करते हुए सनी ने एक घूंट भरी और खड़ा हो गया। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। ये जानकर कि आपके आत्मा सागर में मृतसायों की एक छोटी सी सेना प्रकट हुई है, कोई सुखद आश्चर्य नहीं हुआ। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वे साए कभी उन जीवों के थे जिन्हें आपने खुद मारा था। उसने अपने दांत भींच लिए। क्या मैं दोहरा सकता हूँ? असल में क्या बकवास है। अध्याय 83। परछाइयां सनी को घूर रही थीं और सनी परछाइयों को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। सनी थोड़ा हिली, फिर झिझकते हुए पूछा, ओह, क्या तुम लोग कुछ नहीं करोगे? छायाओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वे वैसे ही स्थिर और शांत रही जैसे वे शुरू से थीं। सच तो यह है कि उसने उन्हें हिलते डुलते या जीवन का कोई संकेत देते नहीं देखा। इस लिहाज से वे आत्मा के सागर में उसकी इको से भी ज्यादा बेजान थे। सनी ने अपना सिर खुजलाया। उसका शुरुआती डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। पहले तो वह बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन किसी खतरे से ज्यादा चौंकने से। आखिरकार यही उसका आत्मिक सागर था। यहाँ बहुत कम चीजें उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं। सनी को पूरा यकीन था कि ये परछाइयां कुछ भी करने में सक्षम नहीं थीं, उस पर हमला करने की तो बात ही छोड़िए। वे वास्तविक प्राणियों की बजाय उसके किसी अजीब पहलू की अभिव्यक्तियां ज्यादा लग रही थीं। इसलिए वे खतरनाक नहीं थीं। सवाल ये था कि परछाइयां अचानक क्यों दिखाई दी। थोड़ी देर सोचने के बाद सनी इस नतीजे पर पहुंचा कि वे वास्तव में प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि वे तो हमेशा से यहाँ थे, बस वह उन्हें देख नहीं पाया था। लेकिन अब उसकी आंखें उस अजीब परिवर्तन के कारण बदल गई थीं जिससे वह गुजरा था। वह देख सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वह कठपुतली के कफन के अंदर हीरे की लड़ियों को देख सकता था। कठपुतली के कफन की बात करें तो खामोश सायों की तरफ आखिरी बार नजर घुमाकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उस पर झपटे नहीं, सनी ने शक से भौहें सिकुड़ी और मुंह फेर लिया। उसकी पीठ में तुरंत झुंझुनी होने लगी। इन्हें बस फर्नीचर के फैशनेबल टुकड़ों की तरह ही सोचिए। कौन कहता है कि सोल सीज को इंटीरियर डिजाइन की जरूरत नहीं होती? कुछ हद तक तसल्ली पाकर वह उन चमकते हुए गोलों के पास गया जो यादों का प्रतीक थे और कठपुतली के कफन को बुलाया। उनमें से एक गोला नीचे तैरता हुआ धीरे धीरे धुंधला हो गया, जिससे उसके अंदर का कवच दिखाई देने लगा। पहले की तरह सनी को 5 चमकते हुए जोड़ और धूसर कपड़े में फैली अनगिनत लड़ियां दिखाई दे रही थीं। वे एक तारामंडल में इकट्ठे हुए छोटे तारों जैसे लग रहे थे। कफन एक तानाशाह से आया है, जो 5 आत्मा कोर वाले दुर्लभ प्राणियों का एक वर्ग है। 5 आत्मा कोर, 5वीं श्रेणी की स्मृति, 5 नेक्सस। समझ में आता है। न जाने क्यों 5 नंबर ने उसके मन में कुछ हलचल मचा दी। सनी ने मुंह बनाया। ये समझ नहीं पाया कि अचानक कहीं से बेचैनी का भाव प्रकट हो गया था और उसके विचारों के प्रवाह को बाधित कर रहा था। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए उसने कठपुतली के कफन का वर्णन करने वाले रूनों को याद किया। कवच के चारों ओर हवा में परिचित वर्णन प्रकट हुआ। स्मृति, कठपुतली का कफन। स्मृति रैंक, जागृत। मेमोरी टीयर, वी। स्मृति प्रकार, कवच। स्मृति विवरण, संदेह का कीड़ा। टीयर की पहचान नहीं थी। ऐसा लगता है कि स्पेल ने मददगार बनने का फैसला किया और यादों के अंदरूनी कामकाज के बारे में सनी की नई समझ को अपने इंटरफेस में शामिल कर लिया। स्तर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इंसानों ने मंत्र से सीखी हो, बल्कि ये तो एक ही रैंक के अलग अलग शक्ति स्तरों की यादों में अंतर करने का एक तात्कालिक तरीका था। यह अक्सर अविश्वसनीय और पूरी तरह से गलत होता था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। लेकिन सनी के मामले में ये जानकारी 100% सच थी। वह अपनी आंखों से किसी मेमोरी के अंदर मौजूद मूल अवशेषों की संख्या गिनकर इसकी पुष्टि कर सकता था। वह उनका उद्देश्य भी समझ सकता था। यह अत्यंत उपयोगी हो सकता है। हालांकि उसका ध्यान किसी और चीज की ओर गया। विवरण के बिल्कुल नीचे रूनों का एक नया समूह दिखाई दिया। स्मृति मंत्र, बढ़ी हुई स्थायित्व, संदेहरहित। सनी मुस्कुराया। यही तो उसकी उम्मीद थी। इससे पहले वह अपनी यादों के विशेष गुणों को केवल सहज ज्ञान से ही समझ पाता था,
और उनके असली स्वरूप और सीमाओं को जानने का कोई तरीका नहीं था सिवाय परीक्षण और त्रुटि के। और युद्ध के दौरान इस तरीके का इस्तेमाल करना जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं था। अब हालांकि उसने एक जादू पर ध्यान केंद्रित किया, मंत्रमुग्धता। निसंदेह जादू का विवरण पहनने वाले को मानसिक हमलों के खिलाफ थोड़ी मात्रा में सुरक्षा प्रदान करता है। जानकर अच्छा लगा। ये राशि छोटी थी क्योंकि यह बस एक जागृत स्मृति थी। चून की बढ़ी हुई स्थायित्व स्वयं स्पष्ट थी। सनी ने कठपुतली के कफन को हटा दिया और सिल्वरबेल को बुलाया। छोटी घंटी में सिर्फ एक ही चिंगारी थी, जो कठपुतली के कफन के अंदर की चिंगारी से काफी कम तेज थी। रूनों का अध्ययन करने पर कुछ भी दिलचस्प नहीं दिखा। यह एक टियर 1 सुप्त स्मृति थी जिसमें एक ही जादू था जिससे इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी। आखिरकार मिडनाइट शॉट पर नजर डालने का समय आ गया। वह सुंदर ब्लेड अपनी पूरी सादगी भरी सुंदरता के साथ सनी के सामने प्रकट हुआ। स्मृति मिडनाइट शॉट। स्मृति रैंक जागृत। मेमोरी टियर ई। स्मृति विवरण एक गिरे हुए तारे के टुकड़े से गढ़ा गया ये वीर तलवार दृढ़ और अडिग है। यह उन लोगों का साथ देता है जो खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है और कभी हार नहीं मानते। स्मृति मंत्र अटूट। जादू का विवरण ये ब्लेड टूटता नहीं, इसलिए यह बेहद टिकाऊ है। यह अपने धारक की शक्ति को तब बहुत बढ़ा देता है जब वह मृत्यु के करीब होता है, हालांकि केवल तभी जब धारक आत्मसमर्पण करने को तैयार न हो। सनी ने एक साथ संतुष्टि और निराशा के साथ आह भरी। अब उसे पता था कि मिडनाइट शॉट के हाथ में आने पर उसके दिल की गहराइयों में छिपी शक्ति के उस कुएं तक कैसे पहुंचना है। हालांकि ये तभी संभव था जब वह मौत के मुंह में हो, घायल हो और मौत से कुछ ही मिनट दूर हो। ये या तो उसे एक विकट परिस्थिति से बचा सकता था या फिर एक बेहद वीरतापूर्ण अंतिम प्रतिरोध का अवसर प्रदान कर सकता था। सनी को हीरोगिरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए दूसरा विकल्प उसे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगा। पहला विकल्प ज्यादा उपयोगी था, लेकिन सिर्फ तभी जब वह बहुत बड़ी गलती कर बैठे और खुद को जानलेवा मुसीबत में डाल ले। दूसरे शब्दों में, इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जा सकता था जब वह असफल हो जाए। सामान्य लड़ाइयों में मिडनाइट शॉट के विशेष गुण किसी काम के नहीं थे। अफसोस की बात है, लेकिन अगर हालात बिगड़ भी जाएं, तो अपनी आस्तीन में एक इक्का रखना भी बुरा नहीं है। अपनी यादों से मुक्त होकर सनी उस नए गुण के बारे में जानने के लिए तैयार था जो उसे मिला था। ये देखते हुए कि उसे यह चीज पाने के लिए कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी, उसकी उम्मीदें काफी ऊंची थीं। अपने गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले रूनों के समूह की तलाश में सनी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और ध्यानपूर्वक उनके नाम पढ़े। इसमें 5 विशेषताएं थीं: भाग्यशाली, दिव्यता का चिन्ह, छाया का बच्चा और नई रक्त बुनाई। सनी ब्लड वीव का विवरण बुलाने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। कुछ ठीक नहीं था, कुछ बात ठीक नहीं लगी। पहले वाली बेचैनी की भावना वापस आ गई थी और अब और भी प्रबल हो गई थी। उन्होंने पहली बार यह कब महसूस किया? किसी वजह से उसके विचार धीमे और धुंधले थे। उसे उस अजीब एहसास को भूलकर किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तब की बात है जब मैं कठपुतली के कफन का अध्ययन कर रहा था और ये संख्या 5 से जुड़ा था। 5 नंबर का क्या मतलब था? ध्यान भटकने लगा तो सनी ने अपने होंठ काट लिए, जिससे खून की बूंदें नीचे गिरने लगी। दर्द के एक झोंके ने पल भर के लिए उसके होश उड़ा दिए। 5 विशेषताएं थीं: भाग्यशाली, दिव्यता का चिन्ह, छाया का बच्चा और रक्त बुनाई। क्या वहाँ 5 विशेषताएं थीं, लेकिन उसने केवल 4 ही गिने। सन्नी ने चकित होकर रून्स को घूरा। उसे यकीन था कि 5वां गुण जरूर है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह उसका नाम और विवरण नहीं पढ़ पा रहा था। हर बार जब उसकी नज़र 5वें गुण से जुड़े रून्स पर पड़ती, तो वह खुद को विचलित पाता, उसकी याददाश्त से उसका कोई जिक्र तक मिट जाता। ये याद रखना ही कि 5 गुण हैं, बेहद मुश्किल था। दांत पीसते हुए सनी ने अपना ध्यान बनाए रखने की कोशिश की, खुद को विचलित नहीं होने दिया। वह भूलने वाला नहीं था। 5 ये 5 है, उनमें से 5 हैं, धिक्कार है। ये शब्द जोर से कहने के तुरंत बाद कुछ बदल गया, मानो उसकी आंखों से एक अदृश्य पर्दा हट गया हो, या यूं कहीं कि उसके मन से। सनी स्तब्ध रह गया, उसके दिल में सदमा और डर समा गया। उसे याद आ रहा था, क्या मैंने कोई सपना नहीं देखा? हाँ, बिल्कुल, उसने देखा कि कैसी उसकी आंखों में घबराहट लिए उसके पास खड़ी है। उससे 5 नंबर याद रखने की विनती कर रही है। नहीं रुको, क्या वह एक सपना था? उस समय तो उसे ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर
वह भूल गया, जैसे वह भूल गया था कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, जिस दिन कैसी ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जगाया। अध्याय 84 काला बीज। यह उस दिन हुआ जब उन्होंने कारापेस दानव को मार डाला था। उस समय वे तीनों बुरी तरह थक चुके थे। उस विशालकाय जीव की लाश से दूर हटकर और छिपने की अच्छी जगह ढूंढने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े और तुरंत सो गए। लेकिन वे ज्यादा देर तक सोए नहीं रहे। 1-2 घंटे बाद कैसी ने सनी को कंधों से पकड़कर हिलाकर जगाया। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। सनी, सनी, उठो। तुरंत होश में आते हुए वह अपने पैरों पर कूद पड़ा और मिडनाइट शॉट को बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि उन पर हमला हो रहा है। हालांकि घबराई हुई कैसी और सतर्क नेफिस के अलावा वहां कोई नहीं था, जो उसी मुद्रा में थी। उसकी तलवार उठी हुई थी और वह हमला करने के लिए तैयार थी। उलझन में सनी ने अंधी लड़की की ओर देखा। कैसी, क्या बात है? उसने फिर से उसके कंधों को पकड़ लिया, अपना चेहरा उसके करीब लाया और विनती भरे स्वर में फुसफुसाया। सनी, तुम्हें इसे रोकना होगा। कृपया, केवल तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। वह भौंचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या रोकना चाहिए। क्या उसने कोई और दृश्य देखा? उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसने संयमित स्वर में कहा, सब ठीक है कैसी, धीरे करो, सांस लो, हमें बताओ कि क्या हुआ। शुरुआत से शुरू करो। उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया। समय नहीं है, मैं जल्द ही भूल जाऊंगा। हम सब भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा। हम सब जल्द ही भूल जाएंगे। उसका क्या मतलब है? सनी की चकित अभिव्यक्ति को न देख पाने के कारण कैसी चिल्लाए, तुम्हें याद रखना होगा सनी। 5, ये 5 है। याद रखना होगा, तुम्हें याद रखना होगा, ये 5 है। याद है, 5। अंधी लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। सनी ने सावधानी से अपना हाथ उसके गले में डाल दिया, यह महसूस करते हुए कि उसके कांपते शरीर से वह कितनी डरी हुई है। ठीक है कैस, मैं वादा करता हूँ कि मैं याद रखूंगा। 5 है ना? देखो, इसे भूलना बहुत मुश्किल है। नेफिस उन्हें भौहें चढ़ाए देख रहा था, बीच बीच में किसी भी खतरे के संकेत के लिए आसपास का जायजा लेना भी नहीं भूल रहा था। किसी कारण से कैसी सिर्फ सनी से बातें कर रही थी, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह क्या था जो उसने सोचा कि सनी कर सकता है, लेकिन चेंजिंग स्टार नहीं कर सकता? उसका जवाब सुनकर अंधी लड़की थोड़ी शांत हुई, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी। अच्छा, याद रखना, 5 बज गए हैं। तुमने वादा किया था। उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही है। सनी मुश्किल से उसकी बुदबुदाहट समझ पा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... एक विचार जितना जटिल होगा, उसे थामे रखना उतना ही कठिन होगा। इसलिए मैं आपको केवल यह एक शब्द बता सकता हूँ, जो बताने के लिए सबसे सरल बात है। जब सही समय आएगा, तो यह चीज़ें बदल सकता है। अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करते हुए सनी ने झिझकते हुए पूछा, कैसी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि वास्तव में क्या हुआ था? उसकी आवाज़ सुनकर अंधी लड़की चौंकी और अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी डर के निशान थे, लेकिन अब उसकी जगह भ्रम ने ले ली थी। कुछ हुआ क्या? सनी ने पलकें झपकाईं। क्या वह वही नहीं थी जिसने उन्हें घबराहट में जगाया था? रुको, उसने हमें जगाया ही क्यों? किसी वजह से उसे पिछले कुछ मिनटों का ब्यौरा याद रखने में दिक्कत हो रही थी। अभी अभी हुई बातचीत उसकी याददाश्त में धुंधली हो चुकी थी। मुझे लगता है कि मैं अभी भी अचानक जागने की वजह से सुस्त हूँ। नींद की कमी से एकाग्रता प्रभावित होती है। आप हमें कुछ बताना चाहते थे। इसका संबंध नंबर 5 से था। कैसी ने अपनी भौहें उठाईं। 5 क्यों? सनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह भी यही सवाल पूछने वाला था। मेरे पास कोई सुराग नहीं है। उलझन में पड़कर उसने नेफिस की ओर देखा, यह आशा करते हुए कि वह स्थिति को स्पष्ट कर सकेगी। चेंजिंग स्टार कुछ कदम दूर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक विचलित भाव था। उसकी नज़र भांपते हुए उसने उसे घूरा और पूछा, तुमने अपनी तलवार क्यों निकाली है? सनी ने मिडनाइट शॉट पर नज़र डाली और याद करने की कोशिश की कि किस कारण से उसने मेमोरी को बुलाया था। मुझे यकीन नहीं है। आपने अपना क्यों बुलाया? नफिस ने नीचे देखा, मानो पहली बार उसके हाथों में तलवार देख रहा हो। उसके चेहरे पर संदेह के भाव उभर आए। आज हमारे दिमाग में क्या गड़बड़ है? ये समझते हुए कि नेफिस से मदद की उम्मीद करना व्यर्थ था, सनी ने आह भरे और कैसी की ओर मुड़ा। क्या तुमने कोई और दृश्य देखा? अंधी लड़की कांप उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, एक बार फिर डर से भर गईं। एक दृश्य? हाँ,
मैंने एक दृश्य देखा, एक भयानक भयानक दृश्य। आपने क्या देखा? वह कुछ पल चुप रही, याद करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। आखिरकार कैसी ने धीरे से कहा, मैंने देखा एक पहाड़, लाशों का पहाड़। अनगिनत लाशें एक दूसरे पर तब तक ढेर होती रही जब तक कि वे खून से लथपथ एक पहाड़ नहीं बन गईं। और उसके ऊपर खून के एक कुंड में एक छोटा सा काला बीज तैर रहा था। वह चुप हो गई, फिर बोली, मुझे लगता है वह अतीत था, लेकिन फिर मैंने भविष्य देखा। एक भविष्य, वह हम थे। हे भगवान, हम थे, हम थे। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो जोर से कुछ कहने की हिम्मत न हो रही हो। कैसी रुक गई। सनी ने कुछ देर इंतजार किया, फिर ध्यान से पूछा, हम क्या थे? अंधी लड़की असमंजस में उसकी ओर मुड़ी। क्या? उसने अपना सिर खुजलाया। वे लोग अभी क्या बात कर रहे थे? आप, ओह, हमें अपने विशन के बारे में बता रहे थे। मुझे लगता है। कैसी ने भौहें चढ़ाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या दृष्टि। सनी को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे भी यकीन नहीं था। उसे बस 5 नंबर के बारे में कुछ याद था और एक बीज। किसी वजह से उसे लगा कि वह नंबर बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भूल गया। अचानक पास खड़ी नफिस ने अपने हाथ नीचे किए और वह तलवार हटा दी जो उसने किसी कारण से पकड़ी हुई थी। थोड़ी उलझन से उनकी ओर देखते हुए उसने झिझकते हुए पूछा, तुम लोग क्यों जाग रहे हो? हमें आराम करने की जरूरत है। राक्षस की लाश से कुछ आकर्षित हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम जितनी जल्दी हो सके अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लौट आएं। कैसी के साथ हुई बातचीत को भूलकर सनी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं, कंधे उचकाए और वापस सोने का फैसला किया। वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। शायद थकान के मारे वे अवाक रह गए थे। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। डॉट डॉट डॉट। कुछ घंटों बाद जब परछाई ने उस पंख वाले जीव को द्वीप के चारों ओर चक्कर लगाते देखा तो वह फिर से जाग उठा। उस समय तक कैसी की चेतावनी की स्मृति इतनी धुंधली और खंडित हो चुकी थी कि वह एक अजीब सपने जैसा लग रहा था। लेकिन बीज तो पहले ही उसके अवचेतन मन में गहराई से बोया जा चुका था, और अब जब ये खिल चुका था, सनी अंततः विस्मृति की धुंध से लड़ने और सब कुछ याद करने में सक्षम हो गई। अध्याय 85। एक समय में एक कदम। दुष्ट चोर पक्षी के घोंसले के अंदर बैठे हुए सनी ने भौहें चढ़ाई और अपनी मुठियां भींच लीं। एशन बैरो में आने के बाद से ही उनके साथ कुछ अस्वाभाविक घटित हो रहा था। अब जब उन्हें कैसी की चेतावनी याद आ गई थी तो ये स्पष्ट था कि उनके दिमाग पर असर पड़ा था, जिससे वे भुलक्कड़ हो गए थे और आसानी से विचलित हो जाते थे। अब जब उसे इसके बारे में पता था, तब भी सही से सोचना उसके लिए अजीब तरह से मुश्किल था। इस विसंगति को अपनी याददाश्त में बनाए रखने के लिए उसे पूरी इच्छाशक्ति लगानी पड़ी। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं अभी भी धुंधली थीं। कुछ और याद करके सनी ने हताश होकर आंखें बंद कर लीं। क्या उन्होंने सचमुच इस द्वीप पर बस कुछ ही दिन बिताए थे? आत्मा वृक्ष के फल खाने से उसे मिले छाया के टुकड़ों की संख्या कुछ और ही इशारा कर रही थी। ये बहुत संभव था कि पहली बार फल खाने के बाद से पूरा 1 महीना बीत चुका था, और हर गुजरते दिन के साथ उनके दिमाग और भी ज्यादा जंग खा रहे थे। जल्द ही उनमें से कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ खाली सीपियां जो अपने चेहरे पहने घूम रही होंगी। सनी का चेहरा पीला पड़ गया। बढ़ते डर के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी याददाश्त में बहुत सारे खालीपन थे। उसे याद नहीं आ रहा था कि वे एशन बैरो तक कैसे पहुंचे और कहां जा रहे थे। बाकी चीजें भी अस्पष्ट और धुंधली थीं। शांत रहें। उसकी याददाश्त कितनी भी कमजोर क्यों न हो गई हो, फिर भी यह समझने के तरीके थे कि क्या हो रहा है, और फिर शायद उसे बदला भी जा सकता था। आखिरकार वह कैसी की चेतावनी को याद रख पाया था। इसका मतलब था कि उनकी यादें गायब नहीं हुई थीं, बस धुंधली हो गई थीं। पहला कदम, सब कुछ भूल जाने की प्रवृत्ति का विरोध करें। अपने मन पर लगातार पड़ने वाले दबाव के आगे न झुकना आसान काम नहीं था, लेकिन कम से कम अभी तक तो वह ऐसा करने में सक्षम थे। दूसरा चरण, ये समझने का प्रयास करें कि आप इन बातों को क्यों याद रख पाए। जब कैसी ने उससे 5 नंबर याद रखने की विनती की, तो उसे पहले से ही पता था कि उसे एक नया गुण मिलेगा। उसने रहस्यमय 5वें गुण के अस्तित्व को भांप लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ये भयावह रहस्य उद्घाटन हुआ। हालांकि वह 5वें गुण के अस्तित्व को पूरी तरह से क्यों नहीं भूल पाया। आखिर उसमें क्या खास बात थी? कैसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। चेंजिंग स्टार क्यों नहीं, बल्कि वही। सनी ने अपनी कनपटियां मसलीं। तभी अचानक उसे एक एहसास हुआ। निःसंदेह
कठपुतली के कफन का एक जादू उसे मानसिक हमलों के प्रति थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा था। इसीलिए वह उस भयावह विस्मृति के प्रति थोड़ा कम संवेदनशील था जो एशनबेरो पर उन्हें संक्रमित कर रही थी। यही वजह थी कि वह चमत्कारी फल खाने के लिए सबसे आखिर में राजी हुआ था। उसे अक्सर लगता था कि चीजें गलत हैं। वह अकेला ऐसा व्यक्ति भी था जो कैसी की चेतावनी को याद रख पाया था, भले ही उसे इसमें काफी समय लगा हो। कैसी को कठपुतली के कफन के बारे में पता था और इसीलिए उसने नेफिस के बजाय उसे चुना था। स्मार्ट लड़की तो उनकी विकृत अवस्था एक मानसिक हमले का नतीजा थी, लेकिन इस वीरान द्वीप पर उन पर हमला कौन कर सकता था? जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, वह शापित पेड़। नीचे देखते हुए सनी को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। आत्मा वृक्ष दरअसल एक विशाल, प्राचीन और बेहद भयावह दुर्स्वप्न प्राणी था। अगर वह सही था तो उसकी शक्ति अकल्पनीय ही रही होगी। वह ये सोचने से भी डरता था कि उसका पद और वर्ग क्या होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह समस्त जीवन की लाल भूल भुलैया के एक पूरे क्षेत्र को सुखाने में सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस नारकीय जगह में जीवित और फल फूल रहा था। इस नर्क की सभी भयावहताओं में शायद ये सबसे भयावह रही होगी। आखिरकार सनी को पता चल गया कि कोई भी दूसरा दुर्स्वप्न प्राणी एशनबेरो के पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि राक्षस भी आत्मा वृक्ष से डरते थे। ... गहरे अंधेरे समुद्र की लहरों के नीचे रहने वाली समान रूप से कष्टदायक चीजों को छोड़कर उनके पास उसे नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। आत्मा वृक्ष बहुत बड़ा, पुराना और शक्तिशाली था। एक पल के लिए सनी के मन में उसे आग लगाने का विचार आया, लेकिन उसने तुरंत ही यह विचार त्याग दिया। उस विशालकाय वृक्ष को जलाने के लिए उसे ज्वालामुखी विस्फोट या किसी दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या करना है? कुछ देर सोचने के बाद सनी ने जल्दबाजी न करने और एक एक कदम आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसे अपने गुणों के साथ वास्तविक स्थिति जाननी थी। रूनों को बुलाकर उसने एक बार फिर छिपे हुए 5वें गुण का विवरण पढ़ने की कोशिश की। नतीजा वही रहा। उसे पता था कि वह वहाँ है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या है। आंकड़े ये पुष्टि करते हुए कि उस रहस्य को अकेले सुलझाना उसके लिए अभी भी असंभव था, सनी ने अपना ध्यान दिव्यता के चिन्ह की ओर लगाया। इसके विवरण के अंतर्गत नए रून प्रकट हुए। दिव्यता का चिन्ह विशेषता विवरण। आप में दिव्यता की हल्की सी गंध है, मानो बहुत समय पहले किसी ने इसे स्पर्श किया हो। दिव्यता का चिन्ह विकसित होने के लिए तैयार है। आगे बढ़ें। समय बर्बाद न करते हुए सनी ने कहा, हाँ। तुरंत ही गुण का नाम और विवरण बदल गया। नए रून्स इस प्रकार थे। विशेषता दिव्यता की चिंगारी। दिव्यता की चिंगारी विशेषता विवरण। हर आग एक चिंगारी से शुरू होती है। आपकी आत्मा के भीतर कहीं गहराई में एक चमकदार चिंगारी दिव्य प्रकाश के साथ चमकती है। उसने अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो आगे बढ़ना है या नहीं, ये सवाल बस एक औपचारिकता थी, और जब उसने इचोर की बूंद पी ली थी तब से ही वह गुण वापस विकसित हो चुका था। देवत्व से मेरा जुड़ाव बढ़ गया है। बढ़िया। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे उपयोगी हो सकता है। क्या दिव्यता की वह चिंगारी ही वह कारण थी जिसके कारण वह अपस्मृतियों की आंतरिक क्रियाओं के साथ साथ अपने आत्मिक सागर में छायाओं जैसी कुछ अन्य चीजों को भी देख पा रहा था? यदि ऐसा है तो क्या यह उच्च दिव्य संबद्धता वाले सभी जागृत लोगों का एक सार्वभौमिक गुण था, या सिर्फ उसका? किसी वजह से सनी को लगा कि ये दूसरा विकल्प है। उसे वीवर नाम के एक प्राणी से इचोर की बूंद मिली थी, और फिर वह उन तारों को देख पाया जो यादों में बुने हुए थे और उन्हें उनके अनोखे गुण प्रदान कर रहे थे। इस संबंध को समझना मुश्किल नहीं था। अगर यह सच था तो क्या इसका मतलब यह था कि अलग अलग तरह के देवत्व होते हैं और उन्हें एक बहुत ही खास तरह के देवत्व की थोड़ी सी मात्रा विरासत में मिली थी? क्या वीवर कोई देवता भी था? उसने जितने भी देवताओं के बारे में सुना था उन सबका नाम एक ही था, छाया देवता, युद्ध देवता। बस यही बात है। उसने किसी और देवता का नाम पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि वीवर का नाम अलग था। शायद वीवर कोई देवता ही नहीं था। हो सकता है कि वह या वह वास्तव में अज्ञात में से एक था। सनी ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसने खुद को लगभग विचलित होने दिया था और अपनी याददाश्त पर से पकड़ ढीली कर दी थी। अब वह खुद को विषय से भटकने नहीं दे सकता था। ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने अपनी नई विशेषता ब्लड वीव को देखा। ब्लड वीव विशेषता विवरण। आपको वीवर के निषिद्ध वंश का एक हिस्सा विरासत में मिला है। आपके रक्त को बदल दिया गया है और उसमें अजीब दृढ़ता भर दी गई है।
तो भविष्य में उसके खून बहने की संभावना कम होगी। ये बहुत अच्छी बात थी। हालांकि इससे सनी को अपनी वर्तमान स्थिति में कोई मदद नहीं मिली। अब अगले कदम का समय आ गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। सुबह का समय था जब सनी सोल ट्री से नीचे उतरा। हालांकि वह अपने साथ कोई फल नहीं लाया था। सो रही कैसी के पास जाकर उसने उसके कंधों को पकड़ा और उसे धीरे से हिलाकर जगाया। विडंबना यह थी कि यह स्थिति उस स्थिति से मिलती जुलती थी जिसमें कैसी ने सनी को 5 नंबर याद रखने को कहा था, और यह बात उसे समझ में आ गई। अंधी लड़की धीरे धीरे होश में आए और नींद भरी, उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर मुड़ी। सनी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ बोला, और ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश की जैसे सब कुछ ठीक है। वास्तव में मैं इस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। कैसी ने भौहें चढ़ाईं। खुशकिस्मती से वह न तो उसकी दयनीय हालत देख पाए, न ही उसके चेहरे पर सूखा खून। मैं क्यों? उसने कंधे उचकाए। मैंने आत्मा वृक्ष पर चढ़ने और कुछ फल खोजने का फैसला किया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अरे, आपकी पहलू क्षमता आपको अन्य लोगों की विशेषताओं को देखने की अनुमति देती है ना? वह अभी भी उलझन में थी और उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें ये पता है। क्यों? सनी कुछ देर रुकी, फिर बेफिक्री भरे लहजे में बोली, क्या आप मेरा देख सकते हैं? अध्याय 86 अंतिम सुराग। सनी की विचार प्रक्रिया बहुत सरल थी। सच कहूं तो जिस स्थिति में वह था, उसमें सोल ट्री की शिक्षा के विरुद्ध जटिल विचारों को थामे रखना लगभग असंभव था। वह पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और बस ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस विशाल घोंसले में क्या हुआ था। नीचे उतरते समय सनी को कई बार खुद को काटना पड़ा, जिससे उसके हाथों पर खून के निशान पड़ गए। तेज दर्द ने कुछ पलों के लिए उसके दिमाग को शांत किया और उसे लगातार भूलने की आदत से अस्थायी राहत दी। संयोग से वह पहले से ही ब्लड वेव का असर महसूस कर रहा था। काटने के निशान से बस थोड़ी देर के लिए खून निकला, जो जल्द ही पपड़ी में बदल गया। उसके खून के जमने की गति साफ तौर पर बढ़ गई थी। वह ज्यादा ऊर्जावान भी महसूस कर रहा था। उसकी सहनशक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। ये बात तो सही थी। मानव शरीर एक ऐसी प्रणाली है जहां हर अंग दूसरे को प्रभावित करता है। इनमें से किसी एक अंग में, खासकर रक्त जैसे महत्वपूर्ण अंग में, व्यापक सुधार होने से पूरे तंत्र में छोटे छोटे सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने नए गुण के महत्व को बहुत कम आंका था। ध्यान लगाओ, बेवकूफ, कोई बात मत टालो। दांत पीसते हुए सनी ने काम पर ध्यान केंद्रित किया। वह कैसी की पहलू क्षमता का इस्तेमाल करके छिपे हुए गुण की सच्चाई जानना चाहता था। उसकी नज़र कैसी से अलग थी। सनी सिर्फ रूनों द्वारा दी गई जानकारी ही देख सकता था क्योंकि यह मंत्र का एक डिफ़ॉल्ट कार्य था। वह बस अपने दिमाग से उस जानकारी तक पहुंचता था। हालांकि कैसी की दृष्टि उसके पहलू से आई थी, इसलिए भले ही उनके मन में समझौता हो गया हो, लेकिन इससे दूसरों के गुणों को देखने की उसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था। उसे रहस्योद्घाटन और भाग्य के प्रति भी गहरा लगाव था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि कैसी वहां सफल हो सकेगी जहां वह असफल रही थी। आखिरकार जमीन पर पहुंचकर सनी ने अंधी लड़की को जगाया और थोड़ी बातचीत के बाद गुणों का जिक्र किया। फिर उसने ध्यान से पूछा, क्या आप मेरा देख सकते हैं? कैसी इस प्रश्न से स्पष्टतः उलझन में थी। क्या आप ये काम स्वयं नहीं कर सकते? सनी मुस्कुराया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अंधी लड़की पहले हिचकिचाई, फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, लेकिन अगर यह पता चला कि तुमने मुझे बिना वजह जगा दिया, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। ये तुम्हारी तरफ से अच्छा नहीं था। वह उसकी ओर मुड़ी और एक क्षण के लिए ठिठक गई, मानो उसकी आंखों में देख रही हो। भाग्यशाली, छायाओं का बच्चा, दिव्यता की चिंगारी। रुको, क्या ये दिव्यता का चिन्ह नहीं था? मुझे शायद गलत याद आया। एक क्षण के लिए रुककर कैसी ने शर्म से अपने छोटे से हाथ से अपना मुंह ढक लिया और जम्हा ली। ओह, हाल ही में मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं रही। शायद बहुत ज्यादा आराम कर लिया। मैं कहाँ था? ओह हाँ, ब्लड वीव। ये कहाँ से आया? सनी ने जोर से हंस दिया। ये चीज अंडे से? वैसे और कुछ है क्या? कैसी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। एक अंडा? अच्छा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो। आमतौर पर किसी नए गुण का दिखना कोई ऐसी बात नहीं होती जिसे कोई नज़रअंदाज कर दे, लेकिन कैसी जिस हालत में थी, उसमें उसकी ध्यान अवधि बहुत कम हो गई थी और उसकी मानसिक क्षमता धुंधली पड़ गई थी। उसने बस एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं, फिर उस विसंगति के बारे में सब कुछ भूल गई।
इस बीच सनी का दिल धड़क रहा था मानो फट जाएगा। चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए वह अंधी लड़की के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। वे तय करने वाले थे कि वह मामले की तह तक पहुंच पाएगा या नहीं, और इसलिए उस नीचे से ऊपर उठने का रास्ता खोजें। एक अनजानी मुस्कान के साथ कैसी ने कहा, मेरी माँ सबसे अच्छे अंडे बनाती हैं। ओह, हम किस बारे में बात कर रहे थे? ठीक है, आपके गुण। आखिरी वाला है मंत्रमुग्ध। रुको, ये कहाँ से आया? ये जानते हुए कि समय बहुत कम है, सनी ने जल्दी से पूछा। वर्णन? वर्णन क्या कहता है? उसकी आवाज में तनाव सा छा गया। इस तीव्रता से चौंक कर कैसी ने दोबारा वही सवाल नहीं पूछा और बस इतना कहा, आप प्राचीन राक्षस आत्मा भक्षण वृक्ष से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं और उसके वश में होते जा रहे हैं। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। सनी ने ये शब्द सुनते ही मानो उसके मन से भारी जंजीरें गिर गईं। अचानक उसकी यादें हिमस्खलन की तरह लौट आईं, जिससे वह लड़खड़ा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब जबकि उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गई थी, सनी को एहसास हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति किस हद तक विकृत हो चुकी थी, उसका असली स्वरूप कितना खो चुका था, वह पूरी तरह से नष्ट होने के कितने करीब आ गया था, ये भी जाने बिना कि एक भयानक राक्षस धीरे धीरे उसके दिमाग को निगल रहा था। उसके दिल में एक गहरी दहशत भर गई। कुछ पलों के लिए सनी की बोलती बंद हो गई, वह ठंडे पसीने से लथपथ और कांपता रहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा हुआ ही नहीं, तुमने उसे रोका था, तुम वापस आ गए हो, उसने तुम्हें खाया नहीं। धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने और कुछ हद तक संयमित होने में कामयाब हो गया। वह किनारे के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिरी कदम नहीं उठाया। वह अब भी अपने आप में था, यह अभी खत्म नहीं हुआ था, उनके पास अभी भी एक मौका था। कैसी की ओर देखते हुए सनी ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, धन्यवाद। अंधी लड़की मुस्कुराए और अपनी बाहें ऊपर उठा ली। किस लिए? वह उनकी बातचीत के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। सनी आत्मा भक्षक के सम्मोहन से मुक्त थी, लेकिन कैसी नहीं। उसकी याददाश्त, दिमाग और सोच अभी भी कमजोर थी। जैसे जैसे वे बोलते गए, हालत और बिगड़ती गई। सनी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। अपनी आवाज को हल्का और खुशनुमा बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, अभी अभी मेरी मदद करने के लिए, तुम्हें इतनी जल्दी जगाने के लिए माफ करना। वापस सो जाओ, मैं आगे की जिम्मेदारी संभाल लूंगा। कैसी कुछ पलों के लिए झिझकी, फिर उसका ध्यान भटक गया और वह भूल गई कि वह वहां है भी या नहीं। जम्हाई लेते हुए अंधी लड़की लेट गई और अपने लबादे से खुद को ढक लिया। जल्द ही वह फिर से सो गई, खुश और इस बात से बेखबर कि उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। सनी कुछ देर तक उसे देखता रहा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आखिरकार वह मुड़ा और सोचता हुआ चला गया। मेरे मृत शरीर पर। अध्याय 87 भागने की योजना। नेफिस अभी भी द्वीप के पश्चिमी किनारे पर थी, पीछे हत्ते काले पानी को निहार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सनी ने उसे आखिरी बार देखा था, तब से वह मुश्किल से हिली थी। उसे स्पष्ट निगाहों से देखते हुए, मंत्रमुग्ध होने के सबसे दुर्बल करने वाले प्रभावों से मुक्त होकर, वह उन चीजों को नोटिस करने में सक्षम था जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। नेव के बाल वाकई लंबे थे। अकादमी में वे छोटे होते थे और आमतौर पर किनारे से बंधे होते थे। अब चांदी के रेशे उसके कानों को ढकने लायक लंबे हो गए थे और अपनी सामान्य चमक खोकर बेतरतीब ढंग से लटक रहे थे। बदलती हुई स्टार का चेहरा बहुत ज्यादा पतला लग रहा था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और एक उदास, सुस्त भाव था। उसका सामान्य आत्मविश्वास और ऊर्जा गायब हो गई थी, उसकी जगह थकावट भरी शांति ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात बीमारी उसे अंदर से खा रही है और धीरे धीरे उस कभी की चमकदार लड़की को उसके पूर्व स्वरूप की धुंधली छाया में बदल रही है। सनी को संदेह था कि वह जानता था कि वह बीमारी क्या है। वह बहुत समय से जानता था कि नेफिस का एक रहस्यमय लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उसका दृढ़ संकल्प बेहद भयावह था। ऐसा लग रहा था कि उसकी यह तीव्र इच्छा आत्मा भक्षक के मोह को भी रोक पाने में सक्षम थी। हालांकि भावनाएं तो बनी रहीं, लेकिन वास्तविक यादें गायब हो गईं। इस प्रकार नेफिस किसी ऐसी चीज के लिए बेताब तड़प रही थी जिसे वह नहीं जानती थी, और अपनी भावनाओं की प्रकृति को समझने या उन्हें शांत करने का कोई तरीका नहीं था। यही आंतरिक संघर्ष उसकी भयानक स्थिति का कारण था। पास आकर सनी बैठ गई और नेव को देखा। वह चाहती थी कि उसकी आकर्षक ग्रे आंखें एक बार फिर अटूट संकल्प के साथ चमक उठें। अरे नेव, उसने बिना कुछ कहे अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। सनी ने दांत पीस लिए, उसे लगा जैसे उसके दिल में गहरा गुस्सा पनप रहा है।
वह घिनौना पेड़, मुझे आपको कुछ बताना है। शांत रहने और कुछ भी न छूटने देने की कोशिश करते हुए उसने नेफिस को वह सब कुछ बता दिया जो उसे पता चला था। उसने उसे आत्मा वृक्ष के ऊपरी हिस्सों की अपनी यात्रा के बारे में बताया, उस विशाल घोंसले के बारे में जो उसने खोजा था, दुष्ट चोर पक्षी के बच्चे और उसे कैसे मारा था, उस अजीब स्मृति के बारे में जिसका कोई पद और प्रकार नहीं था, उस नए गुण के बारे में जो उसे मिला था और उस छिपे हुए गुण के बारे में जो उसने गलती से खोज लिया था। अंत में सनी ने उसे उस गुण की प्रकृति, आत्मा भक्षक की वास्तविक प्रकृति, वे कितने समय से द्वीप पर थे तथा वे क्या भूल गए थे, के बारे में बताया। जब उसने अपनी बात खत्म की तो चेंजिंग स्टार के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने नजरें फेरते हुए बस इतना कहा, अच्छा ऐसा है। सनी ने पलकें झपकाईं, मैं समझ गया, आपको बस इतना ही कहना है। उसने उसकी ओर देखा और गहरे मुस्कुरा दी। आप मुझे से क्या कहलवाना चाहते हैं? वह उसे घूरने लगा और अपनी मुठियां भींच लीं। वाह कितना भयानक। शाबाश सनी, कुछ तो बोलो, क्या इंसान की तरह व्यवहार करना इतना मुश्किल है? वह बिना कोई जवाब दिए मुंह फेर लेती है। सनी कई सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर थकी हुई, हारी हुई आवाज में बोला, मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे बताओ क्या करना है नेफ। मैं हमें इससे कैसे बाहर निकालूं? वह कुछ देर चुप रही। सनी ने लगभग मान लिया था कि चेंजिंग स्टार ने वह सब कुछ भूल ही गया है जो उसने उसे बताया था, लेकिन तभी उसने उसकी आंखों की गहराई में सफ़ेद चमक की चिंगारियां नाचती देखी। नेफिस ने अपनी पहलू क्षमता को सक्रिय कर लिया था, जिससे वह दर्द का उपयोग करते हुए यथासंभव लंबे समय तक स्पष्ट रह सकती थी। अंततः उसने पीछे हटते हुए काले समुद्र की ओर देखा और कहा, हमें एक नाव बनाने की जरूरत है। सनी ने पलकें झपकाईं। क्या? चेंजिंग स्टार ने आह भरी और अपना चेहरा उसकी ओर देखने लगी। हम कई हफ्तों से इस द्वीप पर हैं। हमारे दिमाग धीरे धीरे आत्मा वृक्ष द्वारा मिटाए जा रहे हैं और हमें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उसने सुनते हुए सिर हिलाया। आत्मा वृक्ष ने हमारे मन में क्या विचार डाले कि यह परोपकारी और महान है, कि इसके फल वांछनीय हैं, और कि हमें द्वीप नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हो सके इसके करीब रहना चाहिए। पहले दो आदेश बिल्कुल सही हैं, हालांकि तीसरा इतना सरल नहीं है। नेफिस ने काले पानी के विशाल विस्तार की ओर इशारा किया। उस तीसरे आदेश से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आत्मा वृक्ष के मोह का प्रभाव दूरी के साथ कमजोर होता जाता है, और अगर हम अपने और वृक्ष के बीच पर्याप्त दूरी बना लें तो वह टूट जाएगा। नेफ का तर्क समझकर सनी का चेहरा खिल उठा। तो कोई रास्ता था, उन्हें बस एशन बैरो छोड़कर भाग जाना था और तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना था जब तक कि उनकी आत्माओं से सोल डिवाइरा का निशान न मिट जाए। बहरहाल, लेकिन नाव क्यों, पैदल ही क्यों नहीं भाग जाते? चेंजिंग स्टार ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, हम पैदल महल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हम बस मर जाएंगे। मैं पहले इतना घमंडी था कि सोचता ही नहीं था। खैर, अब कोई बात नहीं। भूल भुलैया से होते हुए गड्ढे के चारों ओर जाने में कई महीने लगेंगे, खासकर अब जब हमारे पास इको नहीं है, और हर दिन हम वहां बिताएंगे। एक और दिन हमारे सामने किसी ऐसी चीज का सामना करने का जोखिम है जो बिना पसीना बहाए हमें मार डालेगी। उसने आह भरी। हम पहले से ही भाग्यशाली थे कि हम इतने लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन अंत में चाहे हमने कितना भी संघर्ष किया और दृढ़ता दिखाए, हमें आत्मा वृक्ष का सामना करना ही पड़ा। यही हमारा अंत होना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि यह कितना असंभव है कि हमें ये बातचीत करने का मौका भी मिला? सनी ने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। सबसे पहले हमें अपने समूह में भविष्य देखने के लिए एक दैवज्ञ की जरूरत थी। फिर कैसी को अपनी याददाश्त बरकरार रखने के लिए थोड़े से समय में एक चतुर योजना बनानी और उसे अंजाम देना था। यह योजना इस तथ्य पर आधारित थी कि हमारे समूह में 5वीं श्रेणी का जागृत कवच वाला कोई व्यक्ति था जो अत्यंत दुर्लभ मनरक्षा गुण से मंत्रमुग्ध था, और वह भी रहस्योद्घाटन से जागृत आत्मीयता वाले लोग बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। कठपुतली के कफन के बराबर स्मृति वाले सोने वाले तो और भी दुर्लभ थे। उद्धरण चिन्ह ... उस व्यक्ति को फिर एक महान शैतान को ढूंढ कर मारना था। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे उससे एक वास्तविक वंश स्मृति प्राप्त करनी थी। क्या मुझे ये समझाने की जरूरत है कि घटनाओं का ये संयोजन कितना अविश्वसनीय है? सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नेफिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा कहना यह है कि अगर हम भूल भुलैया में जाते हैं तो हम अनिवार्य रूप से अगले आत्मा वृक्ष से मिलेंगे, और भले ही हम चमत्कारिक रूप से उस मुठभेड़ से बच निकलने में कामयाब हो जाएं,
फिर भी अगला होगा, और फिर अगला। देर सवेर हम मर जाएंगे। उसने पश्चिम की ओर देखा, जहां अंधेरे समुद्र के अंतिम अवशेष क्षितिज के पार लुप्त हो रहे थे। लेकिन अगर हम एक नाव बनाते हैं और कैसी की लाठी से पाल में हवा भरते हैं, तो शायद हमें गहराई में रहने वाले खा जाएंगे, या शायद वे हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें। दोनों ही सूरत में यह एक जुआ है। या तो हम मर जाएंगे, जो कि भूल भुलैया में वापस लौटने जैसा ही है, या नहीं। अगर हम बच गए तो हम एक रात में 100, शायद 200 किलोमीटर भी चल पाएंगे। अब तक हमने जितनी दूरी तय की है उससे कहीं ज्यादा। सनी उस संख्या को सुनकर स्तब्ध रह गई। कारापेस दानव से युद्ध से पहले के सभी हफ्तों में उन्होंने उस विशाल शूरवीर की मूर्ति से 100, शायद 150 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा नहीं की थी। यह एक बड़ी दूरी थी, खासकर इसलिए क्योंकि लाल रंग की भूल भुलैया में हर कदम कितना मुश्किल था। एक ही दिन में इतना, शायद उससे भी ज्यादा, सफर करना अविश्वसनीय होता। लेकिन अंधेरे समुद्र पर नौकायन, अचानक उसे बहुत ठंड और छोटापन महसूस हुआ। अध्याय 88 नाव निर्माता। अपना साहस बटोरते हुए सनी ने दूर तक देखा और कर्कश स्वर में कहा, तुमने इन लहरों के नीचे रहने वाले जीवों को देखा है? क्या तुम सचमुच उनके पार तैरना चाहते हो? चेंजिंग स्टार कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर आह भरी, हम किसी भी तरह से बर्बाद हो जाएंगे सनी। हमें क्या खोना है? वह एक पल के लिए चुप हो गई और मुंह बना लिया। उसकी आंखों में पीली लपटें नाच रही थीं। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, हम कोई आग नहीं लगाएंगे। पश्चिम की ओर मार्गदर्शन के लिए तुम्हारी आंखों पर निर्भर रहेंगे। हम आशा करेंगे कि कैसी का कवच हमारी रक्षा करेगा। शायद ये पर्याप्त होगा। सनी ने नेव की ओर देखा और पूछा, कैसी के कवच में ऐसी क्या खास बात है? वह एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर उसकी ओर देखे बिना ही उत्तर दिया, ये 6ठी श्रेणी की जागृत स्मृति है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसे पहनने वाले को दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने की संभावना कम हो जाती है। सनी जब ये जानकारी पचा ही रही थी, नेफिस अचानक कांप उठी। आंखें बंद करके दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं अपनी सीमा पर पहुंच गया हूँ। मेरा दिमाग क्षीण हो रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल बचा है तो बेहतर होगा जल्दी से पूछ लें। वह चौंक कर पलकें झपकाने लगा। फिर ये जानते हुए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, सनी ने जो पहली बात उसके दिमाग में आई पूछी, क्या तुम नाव बनाना भी जानते हो? चेंजिंग स्टार ने बस सिर हिलाकर उसे बता दिया कि उसने ऐसा किया है। धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से खोया खोया और सुस्त होता जा रहा था। समय के विरुद्ध दौड़ते हुए सनी ने व्याकुलतापूर्वक एक और प्रश्न के बारे में सोचा, जब आपकी याददाश्त चली जाएगी तो मैं आपको द्वीप छोड़ने के लिए कैसे मनाऊंगा? नेफिस ने उसकी ओर देखा, अपनी आखिरी झलक पाने की कोशिश करते हुए। एक पल के लिए उसकी आंखें फिर से साफ हो गईं। उनकी गहराई में सफेद लपटें जल उठी, जो उसके पीले खूबसूरत चेहरे को रोशन कर रही थी। एस्टर, सॉन, वेले, ये शब्द मुझसे कहो और मैं सुनूंगा। अपने विचारों पर नियंत्रण खोने लगी तो वह मुड़ी और थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी स्थिर और सम आवाज में बोली, अगर कुछ हुआ तो कैसी को लेकर भाग जाओ। मत मत। फिर उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई और जल्द ही चेंजिंग स्टार एक बार फिर पश्चिम की ओर देख रहा था। उनकी बातचीत की सारी यादें उसके दिमाग से गायब हो गईं। सनी कुछ देर उसके पास बैठा इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा सा हिला और बोला, अरे नेफ। वह उसकी ओर मुड़ी, उसका चेहरा उदास और भ्रम से भरा हुआ था। सनी, ओह, तुम यहाँ कब आए? कुछ समय पहले। फिर वह मुस्कुराया और बेफिक्री भरे लहजे में बोला, अरे क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आप नाव बनाना जानते हैं? तारानकन तारानकन तारानकन। नेफिस उसके सवाल से बहुत हैरान हुई, लेकिन आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। सनी ने उसे यह नहीं बताया कि वह नाव क्यों बनाना चाहता था और अभ्यास से सवालों को टालता रहा। उसकी खामी ये थी कि वह चीज़ों को आसान नहीं बना रहा था, लेकिन नेफिस की हालत को देखते हुए उसे मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसे अपने वश में करना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन एक बार फिर सब कुछ समझाने में बहुत समय लग जाता। और उसे यकीन भी नहीं था कि यह फिर से काम करेगा। और अब ज्यादा समय नहीं बचा था। हर घंटे के साथ उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सनी को भी अपनी स्पष्टता बरकरार रखने में दिक्कत हो रही थी। हर बार जब उसे लगता कि उसका दिमाग भटकने लगा है, तो उसे कुछ पल की राहत पाने के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती थी। फिर भी उसके विचार धीमे और नाजुक थे। उन्हें एक साथ रखना उसके लिए भारी पड़ रहा था। उन्हें जल्द से जल्द द्वीप से भागना था।
सनी ने ठान लिया था कि जब तक अंधेरा समुद्र वापस न आ जाए तब तक वह तैयार रहेगा। नेफिस को अपने चेहरे पर दर्द भरे भाव न दिखाने देने के लिए सनी ने उससे मुंह मोड़ लिया और एक बार फिर अपना हाथ काट लिया। जीभ पर खून का कड़वा स्वाद महसूस करते हुए उसने दर्द की लहर को अपने मन से निकाल दिया और स्थिति की विडंबना पर हंसते हुए पलकें झपकाईं। वह खुद को खाए जाने से बचाने के लिए खुद को कुतर रहा था। कितना अजीब विरोधाभास था। अपने खून से लथपथ हाथ को पीठ के पीछे छिपाते हुए सनी नेव की ओर मुड़ा और पूछा, तो हम नाव कैसे बनाएंगे? उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर उदासीनता से कहा, हमें हाथ में मौजूद सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। पतवार के लिए हमें मृत राक्षस के कवच का इस्तेमाल करना होगा। हम उपयुक्त आकार की कई कवच पट्टियां उतारकर उन्हें सुनहरी रस्सी से बांध सकते हैं। सनी ने अपनी भौहें उठाईं। वह कार्पेस दानव का कवच, ये किसी अजीब स्टील से बना है। क्या स्टील तैर भी सकता है? नफिस ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। सनी, कोई भी चीज तैर सकती है। तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि तुम तैरती हुई वस्तु के वजन से ज्यादा पानी हटा रहे हो। नावें इसी तरह काम करती हैं। उसने पलकें झपकाईं। आह, ठीक है। पाल के बारे में मुझे लगता है कि हम कैसी से उसका लबादा उधार मांग सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? बदलते सितारे ने उसे अजीब नजर से देखा। मेरा मतलब है, हाँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि नाव बनाने के बारे में आपको इतना उत्साहित क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इस जुनूनी परियोजना में आपकी मदद करने को तैयार होगी। सनी मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, चलो फिर राक्षस का वध करें। मुस्कुराते हुए कहने के लिए यह एक अजीब वाक्य था, लेकिन नेव को उसकी मदद करने के लिए मनाने के लिए उसे जो सबसे अजीब वाक्य कहना पड़ा वह नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद वे कारापेस दानव के विशाल शव के पास पहुंच गए। वह उनके ऊपर पॉलिश की हुई धातु की एक छोटी सी पहाड़ी की तरह ऊंचा खड़ा था। उस पहले दिन के बाद जब ये अजीबोगरीब पंख वाले जीव कई घंटों तक द्वीप के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, कभी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तब तक उस भयानक जीव के मांस पर दावा करने वाला कोई और जीव नहीं आया था। परिणाम स्वरूप शव काफी हद तक बरकरार रहा। अजीब बात यह थी कि राक्षस की लाश सड़नी शुरू नहीं हुई थी। बस उसके कवच की धातु धीरे धीरे खराब होती गई, उसकी चमक और आभा खत्म होती गई और फिर वह कम टिकाऊ होती गई। अब तक उसकी सतह पर जंग के बड़े बड़े धब्बे पड़ चुके थे। नेफिस शव के ऊपर चढ़ गई और इधर उधर घूमते हुए उसके पैरों के नीचे देखने लगी। फिर उसने कई जगहों पर इशारा किया। ये घुमावदार प्लेटें एकदम सही रहेंगी अगर हम इन्हें एक साथ पर्याप्त रूप से फिट कर सकें। हर एक प्लेट इतनी लंबी है कि पूरी पतवार बन जाए, जिससे हम तीनों के साथ साथ बैठने के लिए पर्याप्त जगह बच जाए। सनी को जहाज निर्माण का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने उसकी बात पर भरोसा करने का फैसला किया। जमीन से ऊपर देखते हुए उसने पूछा, मस्तूल के बारे में क्या? बदलते सितारे ने भौहें चढ़ाईं। उसके बारे में मुझे सोचना होगा। सनी मुस्कुराया। ठीक है, जब तक तुम सोच रहे हो मैं कैसी को तुम्हारे साथ ले आता हूँ। अध्याय 89 दानव की हड्डियां। सूर्यास्त से पहले सनी को बहुत कुछ करना था। योजना के हिस्से उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था। उसे लगातार ध्यान केंद्रित रखना था, अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से दबाना था, ताकि वह सब कुछ भूल न जाए। जब ये पर्याप्त नहीं होता था तो उसे अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए दर्द का सहारा लेना पड़ता था। उसके हाथ और बाहें भयानक काटने के निशानों से ढकी हुई थीं। ब्लड वीव के बिना सनी शायद खून की कमी से पहले ही बेहोश हो गया होता। फिर भी थकावट से उसका पीला चेहरा और भी सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखों में बुखार की तेज रोशनी जल रही थी। वह शायद ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होगा। सौभाग्य से कैसी यह सब नहीं देख सकी। उन्हें अपने अजीबोगरीब प्रयास में शामिल होने के लिए मनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंधी लड़की की हालत उसकी या नेव की हालत से कहीं ज्यादा खराब थी। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। उसके विचार धीमे और धीमे थे। सनी का दिल चिंता से भरा हुआ था। वह हमसे ज्यादा प्रभावित क्यों है? क्या इसलिए कि हमारे पास सच्चे नाम हैं, लेकिन उसके पास नहीं? आखिरकार नाम व्यक्ति की आत्मा भावना के आधार होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चे नाम भी ऐसी ही भूमिका निभाते हों, केवल मंत्र से जुड़े मामलों में? वह नहीं जानता था। सनी ने कैसी को कारापेस दानव के शव तक पहुंचाया। नेफिस पहले से ही उसकी पीठ से कवच की प्लेटें उतारने में व्यस्त था। उसकी चांदी की तलवार उस जर्जर धातु को काटने में सक्षम लग रही थी, जिससे काम उतना मुश्किल नहीं था जितना उसे डर था। अंधी लड़की को धीरे से ऐसे स्थान पर बैठाया जहां से नेफ उसे देख सके,
वह मृत राक्षस के ऊपर चढ़ गया और चेंजिंग स्टार के कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया। उसने उसे भौहें चढ़ाकर देखा। क्या आप मदद नहीं करेंगे? आखिरकार यह आपका ही विचार था। सनी ने कंधे उचका दिए। शायद बाद में। वैसे भी तुम तो मजे कर रहे हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह बोरियत दूर भगाने का एक मजेदार छोटा सा प्रोजेक्ट है ना? उसने 1-2 बार पलकें झपकाईं, फिर कहा, मेरे ख्याल से। सनी ने 2-3 बार सिर हिलाया और नीचे उन जगहों की ओर देखा जहां कवच पट्टियां उतारकर राक्षस का मांस नंगा पड़ा था। नीला खून जम गया था, जिससे वह काला और पत्थर जैसा सख्त हो गया था। हालांकि जगह जगह चर्बी की सफेद परतें अपनी मूल अवस्था में बनी हुई थी। दरअसल मेरे दिमाग में एक और प्रोजेक्ट है। नेफिस ने भौहें उठाईं। सच में? सनी ने अपनी तलवार निकाली और प्राणी के कवच के अंतराल के करीब पहुंच गया। हाँ, मैं एक मोमबत्ती बनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने कठोर मांसपेशी ऊतक से वसा को अलग करना शुरू कर दिया। नेफ ने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर कैसी की ओर देखा। अरे कैस, क्या सनी अपना दिमाग खो बैठा है? अपना नाम सुनते ही अंधी लड़की चौंक उठी। ओह, मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वह बस ऊब गया है। सनी ने उन पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल के लिए उसके मन में मिडनाइट शॉट के धारदार ब्लेड से खुद को काटने का विचार आया, लेकिन फिर उसने उसे छोड़ दिया। कठपुतली के कफन को काटना वाकई मुश्किल होता और वह लड़कियों के सामने कवच को नहीं उतार सकता था। खैर, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था। अपने हाथों में राक्षस की चर्बी का एक बड़ा हिस्सा लेकर सनी शव से नीचे कूद गया और गिरे हुए पत्तों के ढेर पर जा गिरा। जानवर की चर्बी से मोमबत्ती बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसे बस आग, पानी और समय चाहिए था। बाती समुद्री शैवाल के रेशों से बनाई जा सकती थी। ये सुंदर तो नहीं होगी, लेकिन उसे सुंदरता की कोई परवाह नहीं थी। नेफिस और कैसी को पीछे छोड़कर सनी अपने शिविर की ओर वापस भागा। सूरज पहले से ही आसमान में ऊंचा था। उन्होंने बाकी दिन 2 काम करते हुए बिताया। मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया पर नजर रखना और द्वीप के चारों ओर दौड़ते हुए जितना संभव हो सके उतनी गिरी हुई पत्तियां इकट्ठा करना। समय समय पर वह नेफिस को नाव पर काम करते हुए देख लेता था। कभी कभी कैसी को छोटे मोटे कामों में मदद करने का निर्देश देता था। वह देख सकता था कि नाव अच्छी तरह चल रही थी। चेंजिंग स्टार जानता था कि वह क्या कर रही है। बेशक ये सिर्फ इसलिए संभव था क्योंकि उसने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वह ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए करना चाहता है। अगर लड़कियों को पता होता कि सनी एशन बैरो से भागने के लिए नाव का इस्तेमाल करने वाला है, तो रोमांच का असर उस काम की उनकी यादों को मिटाता रहता, जिससे उसे पूरा करना नामुमकिन हो जाता। दरअसल सनी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो नाव का असली मकसद जानता था। इसीलिए उसे सोल्ट्री के मानसिक भ्रष्टाचार का पूरा बोझ अकेले ही उठाना पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह थक कर गिर पड़ेगा। उसका सिर मानो पिघले हुए लोहे से भर गया हो। उसकी नज़र धुंधली होने लगी थी, लेकिन सनी ने जिद करके हार नहीं मानी। चाहे वह कितना भी थका हुआ हो, चाहे वह कितना भी जाने और इस दुख को कम करने, अज्ञान के आनंद में लौटने की कितनी भी इच्छा रखता हो, उसने अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर और सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखा। आत्मा भक्षक के चंगुल से बचना। अंततः शाम होने पर नाव तैयार हो गई। चलती फिरती लाश की तरह सनी धीरे धीरे उस राक्षस के शव के पास पहुंचा, जो अब चीर फाड़ कर अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पागल विविसेक्टर उस राक्षस का पोस्टमार्टम करने द्वीप पर आया हो और बेचारे राक्षस को वापस सिलना भूल गया हो। नेफिस ने चिंता से उसकी ओर देखा। सनी, क्या तुम ठीक हो? उसे एक कुटिल मुस्कान देते हुए उसने कंधे उचका दिए। मैं ठीक हूँ। तुलनात्मक रूप से उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना किससे कर रहे हैं। अपना सिर घुमाकर सनी ने नाव की ओर गहरी संतुष्टि के साथ देखा। ये वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। पतवार पॉलिश की हुई धातु की घुमावदार प्लेटों से बनी थी, जिनमें चारों तरफ नुकीले कांटे निकले हुए थे। प्लेटों को एक सुनहरी रस्सी से कसकर बांधा गया था। चेंजिंग स्टार ने पतवार के अलग अलग हिस्सों के बीच की जगह इतनी पतली कर दी थी कि पानी अंदर नहीं जा सकता था। मस्तूल राक्षस की रीढ़ और पसलियों से बना था और कैसी का जादुई लबादा उन पर पाल का काम करता था। यहाँ तक कि एक पतवार भी थी जो राक्षस की दरांती की नोक से बनी थी। उसने सोचा था कि उसे एक अस्थायी बेड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो उसे मिला वह एक असली जहाज था। हाँ, वह देखने में भद्दा लग रहा था, लेकिन साथ ही मजबूत, भयावह और अजीब तरह से प्रभावशाली भी। राक्षस की हड्डियों से बनी नाव पर सवार होकर शापित समुद्र में यात्रा करना।
किसी किंवदंती की शुरुआत जैसा लगता है, उसने सोचा। वह अस्थायी रूप से कवचयुक्त जहाज के भयावह स्वरूप से मंत्रमुग्ध हो गया। नेफिस ने उसकी ओर संतुष्टि भरी दृष्टि से देखा। खुश, अब क्या? सनी ने अपने विचार एकत्रित किए। अब जैसे ही उन्होंने ये सोचने की कोशिश की कि उन्हें आगे क्या करना है, उनके मन में एक अदृश्य अवरोध उत्पन्न हो गया, जिसने उस विचार को जारी रखने के किसी भी प्रयास को अवरुद्ध कर दिया। अब हम चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, सनी को ये याद नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता था। उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया और अपनी कटी हुई हथेली को काट लिया। उसे लगा कि खून की बूंदें उसके मुंह में बह रही हैं, लेकिन उस दर्द से भी उसे बाधा को नष्ट करने में मदद नहीं मिली। सनी ने मंद मंद मुस्कुराकर घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ जमीन पर रख दिया। मिडनाइट शॉट को बुलाते हुए उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट की तलवार का मुंह नीचे कर दिया। जैसे ही उसकी अनामिका की भंगुर हड्डियां शक्तिशाली प्रहार से टूट गईं, उसके मन में पीड़ा की एक लहर दौड़ गई, जिसने अदम्य अवरोध को नष्ट कर दिया। अब हम यहाँ से चले जाएं। अध्याय 90 रात्रिकाल। नेफिस सनी को घूरता रहा, उसकी अचानक आत्मक्षति से स्तब्ध। दांत पीसते हुए उसने मिडनाइट शॉट को हटा दिया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आह, बकवास, ये सचमुच दर्द देता है। बेचारी उसकी उंगली लाल और सूजी हुई थी, तेज दर्द से धड़क रही थी। जाहिर था कि वो टूट गई थी। सनी को आत्मदया इतनी ज्यादा थी कि वो रोना चाहता था। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? पहले घोंसले में वो बुरा सपना, अब ये। आखिर कोई और क्यों नहीं, सिर्फ मैं ही परेशान हूँ। उसने सुविधाजनक ढंग से यह भूलने का निर्णय लिया कि चेंजिंग स्टार कई सप्ताह से खुद को यातनाएं दे रही थी और अंधेपन के कारण कैसी हमेशा चोटों से ढकी रहती थी। उसकी पीड़ा भरी आवाज सुनकर अंधी लड़की ने अपना सिर घुमाया और पूछा, उद्धरण चिन्ह ... सनी, क्या हुआ? वह मुंह बनाकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आह, ये वास्तव में कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने बस अपना हाथ थोड़ा सा तोड़ दिया था। नेफिस ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने जल्दी से बीच में ही उसे रोक दिया। खैर नेफ, क्या तुम अपनी इस भयानक कृति को द्वीप के किनारे तक खींचने में मेरी मदद कर सकते हो? इस समय एक गलत सवाल चीजों को बहुत जटिल बना सकता था। वह आखिरी पल तक अपने काम का असली मकसद जाहिर नहीं करना चाहता था। इस तरह अगर कोई समस्या आती भी तो उसे उससे निपटने के लिए ज्यादा ढील मिल जाती। चेंजिंग स्टार हिचकिचाया। कुछ सेकंड बाद उसने कंधे उचकाए और चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम वाकई ठीक हो, सनी? उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। हार मानकर उसने सिर हिलाया और नाव के आगे की ओर चल दी। सनी कैसी की ओर मुड़ा। हम चलते हैं, कैस? थोड़ी देर यहीं रुको, ठीक है? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। वह कुछ देर तक रुकी रही, मानो उसकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। फिर उसने अनिश्चित भाव से उत्तर दिया, ओह ठीक है। सनी ने अपना स्वस्थ हाथ उठाकर उसका कंधा थाम लिया, फिर झिझका और आंखों में एक गहरी उदासी लिए मुड़ गया। दर्द सहते हुए वह नाव की ओर चल पड़ा। थोड़ा और रुको, कैसी? ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। रात पहले से ही करीब आ रही थी। सनी और नेफिस नाव को द्वीप के उस पार घसीटते हुए ले गए, मानो बैलगाड़ी में जुटे हुए हों। राख जैसी रेत वाला इलाका ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उस अजीब नाव के पतवार पर लगे कीलों ने काम और भी मुश्किल बना दिया था। शुक्र है कि नाव दिखने से कहीं ज्यादा हल्की थी। सनी को मिडनाइट शॉट के अनुभव से पता था कि राक्षस के कवच का मिश्र धातु बेहद हल्का था, जो उसी चमकदार धातु से बना था। अगर वह तलवार के विवरण पर विश्वास करता तो यह चमत्कारी मिश्र धातु एक गिरे हुए तारे के टुकड़े से बनी थी। ये शकुन अच्छा था या बुरा, उसे पता नहीं था। जल्द ही उन्हें दूर से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह आवाज उस विशाल गड्ढे की दिशा से आ रही थी। अंधेरा समुद्र जाग रहा था। दांत पीसते हुए सनी ने अपनी छाती पर बंधी सुनहरी रस्सी को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। आओ, और तेज। सूरज क्षितिज को छूने ही वाला था कि वे आखिरकार द्वीप के किनारे पहुंच गए। घुटनों के बल गिरते हुए सनी ने रस्सी छोड़ दी और हाँफने लगा। उसकी छाती बेतहाशा ऊपर नीचे हो रही थी। अत्यधिक थकान की लहर उसके होश उड़ा रही थी, जिससे जागना मुश्किल हो रहा था। अभी नहीं, आप अभी नहीं छोड़ सकते। नेफिस चुप था, उसे भौहें चढ़ाए देख रहा था। एक बार तो सनी को खुशी हुई कि वह स्वभाव से अजीब तरह से चुप रहने वाली थी। अपनी ताकत जुटाकर वह खड़ा हुआ और अंधेरे होते आसमान की ओर देखा। समय तेजी से बीत रहा था। नेफ की ओर मुड़कर उसने अपने सूखे गले को खींचा और कर्कश स्वर में कहा,
कैसी के यहाँ आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जब तक मैं उसे न लाऊं, कहीं मत जाना, ठीक है? प्लीज। चेंजिंग स्टार ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर उदासीनता से कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। मैं इसे हाँ के रूप में लूंगा। और करता भी क्या, मन ही मन कोसते हुए सनी मुड़ा और जल्दी से चला गया। कैसी के पास लौटने से पहले उसे एक आखिरी काम पूरा करना था। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद वह उस जगह वापस आया जहां उसने कैसी को छोड़ा था। अंधी लड़की अभी भी वहीं थी, कारापेस दानव के शव से कुछ दूरी पर बैठी आलस्य से जमीन में घूर रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर वह मंद मंद मुस्कुराए। धूप वाला। वह बुरी तरह थककर चला आया और अपनी आवाज को सहज बनाए रखने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ, यह मैं हूँ। कैसी एक क्षण के लिए विचलित हो गई, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई फल है? मुझे भूख लगी है। वह चौंका, फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, सुनो, हमें उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कोई फल है? सनी रुक गई और उस अंधी लड़की को उदास भाव से देखने लगी। उसकी आवाज टूटी हुई गुड़िया जैसी लग रही थी, बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने अपने होंठ चाटे। मेरे साथ आओ और तुम्हारी भूख गायब हो जाएगी। अपनी कमजोरी के दायरे में ये सबसे बेहतरीन गुमराह करने वाला तरीका था जो वह सोच सकता था। हालांकि इस बार वह वांछित प्रभाव हासिल करने में नाकाम रहा। कैसी मुस्कुराई और बोली, सच, तुम मुझे फलों तक ले जाओगे? अपनी थकान और मोह के दुर्बल प्रभाव के कारण सनी एक पल के लिए विचलित हो गया और दोष को नियंत्रित करने में असफल रहा। अनजाने में ही उसने अपना मुंह खोला और कहा, नहीं। कैसी ने मुंह बनाया और अपना सिर नीचे कर लिया। यह अच्छा नहीं है, सनी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अपनी गलती से उबरते हुए सनी ने वो क्षण गंवा दिया और स्थिति को और भी बदतर बना दिया तथा एक छोटी सी चूक को वास्तविक समस्या में बदल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्योंकि मैं तुम्हें इस शापित द्वीप से दूर ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सनी स्तब्ध रह गया और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली, यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था। कैसी ने गहरी भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। मुझे ले चलो, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं आत्मा वृक्ष को क्यों छोड़ूंगा? सनी ने चुपचाप गालियां दी और चिल्लाया, खुद को नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास छोड़ दिया। क्योंकि वह चीज बुरी है। ये तो एक भयानक दुस्वप्न है। चलो, चले। उसका हाथ पकड़कर उसने उस नाजुक लड़की को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने आश्चर्यजनक ताकत के साथ विरोध किया। छोड़ दे मुझे, बेवकूफ। कैसी ने किसी तरह अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और पीछे हट गई तथा गुस्से से सनी की ओर देखने लगी। मैंने कहा था ना कि मैं जाना नहीं चाहता। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, सनी। रुको, प्लीज। सनी स्तब्ध रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। केवल मैं। ये द्वीप हमारा घर है। हम तीनों का यहाँ रहना कितना अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? वह रुका रहा और जो करना जरूरी था उसे करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार सनी ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि यह 5 बज गए हैं। याद है, मुझे माफ करना, कैसी। फिर वह आगे बढ़ा और उसने अंधी लड़की को हिंसक तरीके से पकड़ लिया तथा उसके प्रतिरोध को आसानी से दबा दिया। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मदद करो, मदद करो, नेफ। सनी उसे अपने कंधे पर फेंककर मुड़ा और द्वीप के किनारे की ओर भागा। कैसी ने उसका डटकर विरोध किया और अपनी छोटी मुट्ठियों से उसकी पीठ पर घूंसों की बौछार कर दी। इस तथ्य के बावजूद कि उसने कभी भी भूले हुए तट के दुष्वप्न प्राणियों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। चेंजिंग स्टार ने उसके साथ जो भी आत्मा के टुकड़े बांटे थे, उन्होंने कैसी को इतनी ताकत दी कि सनी को हर वार का एहसास हो सके। यह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसे बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। मुझे खेद है, मुझे सचमुच खेद है, कैसी। बुरी तरह परेशान सनी ने कैसी की बेताब चीखों को रोकने की कोशिश की और नाव की तरफ दौड़ा। उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। जैसे ही आकाश से रोशनी की आखिरी किरणें गायब होने लगी, वह आखिरकार द्वीप के किनारे पर लौट आया। वह भयावह नाव रेत पर चुपचाप खड़ी थी, बेचैन काले पानी से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर। चेंजिंग स्टार उसके ठीक सामने आराम कर रही थी और अपना सिर उठाकर उस हलचल के स्रोत को देख रही थी। नेफ, मदद करो। सनी पागल हो गया था। नेफिस धीरे से खड़ी हुई, उसके उदासीन चेहरे से ठंडक झलक रही थी। उसने अपना एक हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया। बकवास, रुको।
यह नहीं है। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, चांदी की तलवार हवा में प्रकट हुई, जिसका लक्ष्य जमीन था। अभी के लिए खुद समझाएं। चेंजिंग स्टार की आवाज शांत और संतुलित थी, लेकिन सनी उसमें छिपे खतरे को भांप सकता था। अचानक उसने उसे एक नई नज़र में देखा, या यूं कहे कि एक पुरानी नज़र में, एक संभावित दुश्मन के रूप में। नेफिस से मुकाबला करने के ख्याल से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह लगभग भूल ही गया था कि अकादमी में उसे अपने बैच के ज्यादातर स्लीपर्स को धूल चटाते हुए देखकर उसे कैसा महसूस हुआ था। वह भूल गया था कि वह भी एक राक्षस थी।